नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी गोयल। फिर से स्वागत है आपका इस प्रिज्म ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। मैं लास्ट टर्न पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहा था। वो हमारा चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया, कंप्लीट कर लिया था हमने उसको। अब हम बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मज़ेदार टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो बोर्ड पे हेडिंग लगी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं पे हम बात करेंगे। ये आपकी ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में भी आता है और आपके जो सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन है वहाँ भी आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं दोनों को लगभग कंबाइंड रूप में आगे लेके जाऊँ, है ना। जो जो कुछ थोड़ा सा पार्ट बचेगा ग्रेजुएशन का, वो अपन बाद में देख लेंगे। फिलहाल एक बड़ी अच्छी यात्रा करने वाले हैं हम, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा आने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम चर्चा करेंगे। आपको एक बहुत बेसिक थ्योरी समझाऊंगा मैं आपको। इससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, बहुत वेरियस डायरेक्शन वाली, वो सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे। और कुछ क्वेश्चंस हम देने की कोशिश करेंगे आपको, आप सॉल्व करें। मैंने आपको बताया था कि हम एक प्रकार की टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी ही, जिसमें से हम जैसे 2-3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ही खत्म होगा और फिर हम बात करेंगे प्रोग्रेशन पे। ये जो 3 टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको वेरियस क्वेश्चन दूंगा, है ना, लगभग 50-60 सवाल दूंगा, और 2-3 दिन क्लासेस हम उसी पे रखेंगे। आप उनको सॉल्व करिए और देखिए, निश्चित रूप से आपको वो 50 सवाल होंगे, जो 50 प्रॉब्लम्स जो होंगी इन तीनों से रिलेटेड, ठीक है ना, वो आपको मतलब इतना हेल्प करने वाली हैं आपके स्कूल लेक्चरर एग्जाम में और जो सेकंड ग्रेड एग्जाम होगा उन दोनों में। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, और मुझे आप प्रमोशन करिए, मेरा मुझे मोटिवेट करिए आप, है ना। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए करिए और अपने दोस्तों को बताइए। और कोई समस्या है तो मुझसे आप डायरेक्ट बात करिए। कोई भी आप चीज़ चाहते हैं तो हम बिल्कुल एक नया लेके चलना चाहते हैं, नया कंसेप्ट लेके चलना चाहते हैं। तो धीरे धीरे हम, अगर बैठेगा हमारा सिस्टम जल्दी से है, तो मैं अलबर में ही ऑनलाइन की जगह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो अपन बात करेंगे ही, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं चाहिए हमें आपसे। और मैं आपको नोट्स भी इसी पर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। जो मैं तैयार कर रहा हूँ वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नोट्स आप देखिए, उनमें बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, वो आप देखिए। निश्चित रूप से आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। और शीघ्र हम कोशिश करेंगे कि एक अगर हमें लगेगा कि एक टेस्ट सेंटर हमें डाल देना चाहिए, तो हम टेस्ट सेंटर पे भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो केवल और केवल आपके हित की बात हम कर रहे हैं, और कोई बात हम नहीं करना चाहते। तो शुरुआत करते हैं हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। लगभग 3 से 4 सवाल स्कूल लेक्चरर में, 3 से 4 सवाल आपको सेकंड ग्रेड आरपीएससी में, चाहे वो केवी की एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, सब में आप यहाँ से सवाल आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, ठीक है ना। ये आया कहाँ से विचार? तो एक देखिए, ये एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, यानी एक्स का कोई ऐसा मान ढूंढना चाहें, तो इस समय तक, यानी कि जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो सेट ऑफ रियल नंबर सबसे बड़ा सेट था नंबर्स में, इससे बड़ा कोई सेट नहीं था। तो सेट ऑफ रियल नंबर में ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जो इस इक्वेशन को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो ये प्रॉब्लम मान लीजिए आइलर साहब के पास भी थी, और आइलर साहब इस प्रॉब्लम को देख रहे थे। उनको लग रहा था कि यार ऐसा कोई कोई एक्स है ही नहीं जो इस को सेटिस्फाई करे। तो वास्तविक संख्याओं की समुच्चय में एक्स का ऐसा कोई मान नहीं था जो इस दी गई समीकरण को संतुष्ट कर सके। तो फिर इसका क्या किया जाए? सॉल्यूशन तो ढूंढना था इसका, है ना। तो विचार किया गया, क्यों ना वास्तविक संख्याओं की समुच्चय का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। वास्तविक संख्याओं की समुच्चय का विस्तार किया जाए। और विस्तार कैसे किया जाए, तो वो देखिए आप।
उस विस्तार के क्रम में ही कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। ये और ये जो -1 का स्क्वायर रूट है, इसी को आयोटा कहा। क्या कहा? आयोटा। किसने कहा? आयलर ने। ये कोई चीज याद करने वाली नहीं है, बस मैं तो आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, तो एक हिस्ट्री बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो जब जैसे ही x की वैल्यू को -1 का स्क्वायर रूट और इसको आयोटा कह दिया, तो फिर हमने क्या किया? कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर ली। तो एक ऐसा समुच्चय का इंट्रोडक्शन किया गया, ऐसे समुच्चय को डिस्कवर किया गया जिसमें सेट ऑफ रियल नंबर क्या हो? एज ए सबसेट काम करे। ठीक है ना? तो गॉस साहब जो थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से प्रूव किया कि कोई भी जो इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, तो चलो कोई ये मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन है, उन सबके जो रूट्स होंगे, एक्स की वैल्यू होंगी, वो हमेशा कैसी होंगी? एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हमेशा सम्मिश्र संख्याओं में विद्यमान होंगी। ए बी सी यहां पर क्या है? रियल नंबर है, यानी कि ऐसी कोई भी समीकरण जिसके गुणांक वास्तविक हैं, उसके हल हमेशा कैसे होते हैं? सम्मिश्र हैं। उसके हल कैसे हैं? सम्मिश्र होंगे, हमेशा सम्मिश्र होंगे। अब ये कह दिया उन्होंने, फिर क्या कि सम्मिश्र होंगे मतलब समझाओ इसको। तो उसको समझाने का प्रयास किया कि क्या हो सकता है कि x जो है ना, ये जो मूल जो है वास्तविक होंगे, वो एक केवल वास्तविक होंगे केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में। कब? जब वहां पर क्या हो? काल्पनिक मूल शून्य हो। तो ये जो आयोटा है, ये काल्पनिक भाग होता है इसका, और आयोटा क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है ना? इसलिए इसको आयोटा कहा गया। और ये कहा गया कि कोई भी द्विघात समीकरण हो, त्रिघात समीकरण हो, मतलब कोई भी समीकरण हो, उसके गुणांक यदि कैसे हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, तो उस समीकरण के जो मूल होंगे सदैव सम्मिश्र संख्याओं में होंगे। और ये यदि मूल वास्तविक हैं, तो वो एक विशेष परिस्थिति होगी जब क्या हो? उसका काल्पनिक भाग शून्य हो। तो ये चीज थी इसको। तो जब हमने आयोटा का इंट्रोडक्शन कर लिया, फिर हमने एक नंबर, एक सम्मिश्र संख्या की व्याख्या की, सम्मिश्र संख्या को परिभाषित किया। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, वो हम देखना चाहें। तो सम्मिश्र संख्याएं, सॉरी, सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म के रूप में परिभाषित की जाती हैं, यानी कि यदि x y बिलोंग्स टू r है और इसका जो क्रमित युग्म हमने मान लिया, इसको हम क्या लिख रहे हैं? x प्लस आयोटा y। ये क्या है? सम्मिश्र संख्या है। x y यहां पर कहां से है? r से है, और वो क्रमित युग्म के रूप में है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? x प्लस आयोटा y। और इसी को क्या कहा गया? z कहा गया। इसी को क्या कहा गया? z कहा गया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया। तो देखिए x और y, ये दोनों क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, जिसमें से y क्या है? काल्पनिक भाग कहा जाएगा, और x को क्या कहा जाएगा? वास्तविक भाग कहा जाएगा। तो वो हम आगे बात करते हैं इस चीज पे। तो z क्या है?
z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या सदैव कैसी होती है, सम्मिश्र होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या सदैव क्या होती है, कॉम्प्लेक्स, सम्मिश्र होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R इज द सबसेट ऑफ Z। R इज द सबसेट ऑफ Z। R किसका उपसमुच्चय है, Z का उपसमुच्चय है। तो Z जब जैसे ही इमेजिनरी नंबर को हमने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं पैदा हुई, तो सम्मिश्र संख्याओं का जो समुच्चय था वो संख्या सिद्धांत में, नंबर थ्योरी में सबसे बड़ा समुच्चय बन गया। अब यहां से कहानी शुरू होती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो Z है x प्लस आयोटा बाई, ये अब यहां देखिए, इसमें Z x प्लस आयोटा बाई में देखिए, ये है Z, एक वास्तविक संख्या होगी यदि इसका काल्पनिक भाग शून्य हो। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो Z x प्लस आयोटा बाई है ना, यहां पर x क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z है, इसको रियल पार्ट ऑफ Z कहा जाता है, वास्तविक भाग, और बाई को इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z कहा जाता है। बाई को क्या कहा जाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z कहा जाता है। x क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z, बाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। यदि इसमें ये आयोटा बाई 0 है, यदि इसमें आयोटा बाई 0 है, ये वाला हिस्सा ये 0 है, तो उस स्थिति में Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि यदि ये बताया मैंने आपको, काल्पनिक भाग अगर शून्य है तो उस स्थिति में क्या होगा, x प्लस आयोटा बाई जो Z है, एक मिनट रुकिए, Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, इसमें ये वाला पार्ट 0, तो क्या बचेगा, Z इज इक्वल टू एक्स बचेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। Z क्या हो जाएगा, वास्तविक। यदि किसी सम्मिश्र संख्या में काल्पनिक भाग शून्य है तो वो सम्मिश्र संख्या वास्तविक होती है। कैसी वास्तविक होती है, प्योरली रियल, शुद्ध या पूर्णतया वास्तविक होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोई भी सम्मिश्र संख्या प्योरली रियल कब होगी, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। प्योरली इमेजिनरी कब होगी, जब उसका रियल पार्ट 0 हो। तो यही नंबर, यानी कि Z क्या होगी, पूर्णतया या शुद्ध रूप से, शुद्ध काल्पनिक होगी कब, जब वास्तविक भाग शून्य हो, यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस आयोटा बाई को हम चेक करें तो x 0 हो जाएगा, तो Z क्या मिलेगा, आयोटा बाई मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि Z कैसा है,
शुद्ध रूप से काल्पनिक है। तो कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब उसका रियल पार्ट 0 हो। कोई नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा? जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो? 0 हो। ये बात आपको समझ में आ गई। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वास्तविक संख्याओं के कृमित युग्म होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक संख्याओं के कृमित युग्म होते हैं, जिन्हें अपन जेड एक्स कोमा वाई के रूप में लिखते हैं। जेड इजिकल टू एक्स कोमा वाई इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये अपन लिख सकते हैं। जिसमें से एक्स क्या होता है? उसका रियल पार्ट होता है, और वाई क्या होता है? उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब उसका रियल पार्ट 0 हो। प्योरली रियल कब होगा? जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। और प्योर इमेजिनरी कब होगा? जब उसका रियल पार्ट 0 हो। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं इसमें। कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं इसकी। दो सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगी दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर होंगी कब? Z1 इजिकल टू Z1 इजिकल टू Z2 कब होंगी ये? जब उनके वास्तविक और काल्पनिक भाग पृथक पृथक बराबर हो। कब होंगी? जब उनके वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग अलग रूप से कैसे हो? समान हो। यानी कि Z1 हमने मान लिया x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 हमने मान लिया x2 प्लस आयोटा y2। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं Z1 इजिकल टू Z2। इट मीन्स x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2। ये केवल और केवल एक ही कंडीशन में होगा। कब? जब x1 इजिकल टू x2 हो और y1 इजिकल टू y2। क्या होगा? ये केवल और केवल एक ही कंडीशन में होगा जब उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली कैसे हो? इक्वल हो। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो Z1 Z2 तभी बराबर होंगे, और कोई कंडीशन इसमें बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर का पालन नहीं करते। प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर का पालन नहीं करते। अब आपके दिमाग में एक नया शब्द हो गया कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर होता क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर होता क्या है, बता सकते हैं आप? सुनिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कोई दो वास्तविक संख्या हम लें, इन द सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी रैंडमली दो रियल नंबर आप लीजिए, A1 और A2, फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी दो रियल नंबर लीजिए A1 A2 जो कि वास्तविक संख्याओं के
समुच्चय में है। बात समझ में आई? अब ये जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में दो a1 a2 हैं, इन दोनों में एक संबंध होगा। क्या संबंध होगा? या तो a1 ग्रेटर देन a2 होगा, या a1 लेस देन a2 होगा, या a1 इज इक्वल टू a2 होगा। ये रिलेशन होगा, इसके अलावा कोई और रिलेशन मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना? a1 ग्रेटर देन a2 होगा, a1 लेस देन a2 होगा, a1 इज इक्वल टू a2 होगा। इसके अलावा कोई रिलेशन काम नहीं करेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं ट्राइकोटॉमी। एक मिनट रुकिए, क्या हुआ? ट्राइकोटॉमी, ये इसको बोलते हैं ट्राइकोटॉमी। ठीक है ना? यानी कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कोई ना कोई एक संबंध होता है। दो वास्तविक संख्याएं एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं, है ना? एक दूसरे से बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती हैं। a1 लेस देन a2, a1 ग्रेटर देन a2, a1 इज इक्वल टू a2। इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। तो ये जो तीन चीज हैं, इसी को अपन ट्राइकोटॉमी कहते हैं, और इसी को अपन क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में काम नहीं करता। यानी कि अगर मैं ये कहूं 6 प्लस 3 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, इनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, कि इक्वल है। आप पर कंफ्यूज मत हो जाना यहां पर जाकर कि 6 प्लस 3 आयोटा बड़ा होगा क्या 1 प्लस आयोटा से? बताइए, है ना? कई स्टूडेंट हो सकता है देखते टिक करे, अरे हाँ ये तो कितना बड़ा दिख रहा है इससे, है ना? ये, या मैं कहूं कि 1 प्लस, है ना, कुछ और ले लिया मैंने, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1, ये कह दिया मैंने, या फिर ग्रेटर देन 1 कह दिया। तो ये हम कंपैरिजन करने लगे, तुलना करने लगे। तो ऐसी तुलना कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल नहीं है। इनके मापांक बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, इनके मॉडुलस की बात करेंगे आगे हम, वो बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से बड़े हैं या छोटे हैं, ये तुलना नहीं की जा सकती। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर केवल और केवल एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं, जब उनके रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट आपस में कैसे हो, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली कैसे हो, इक्वल हो, तो ही वो इक्वल होंगे। इसके अलावा वो लेस देन होंगे, ग्रेटर देन होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, ऐसी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इट मीन्स ये जो सब है 6 प्लस 3 आयोटा ग्रेटर देन 1 प्लस आयोटा, ये जो पॉसिबिलिटी है, ये सब कैसी है? सेंसलेस है, कोई मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है ना? कोई अर्थ नहीं है इस बात समझ में आई आपको? तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर का पालन नहीं करते। बात समझ में आ गई? ये मैंने बहुत आपको अच्छी चीज समझाई है ना? तो इसके अलावा हम आगे बात करते हैं इसमें। अभी हम जो बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट, यही तो कहा था मैंने, है ना? और इसी को कहेंगे अपन आयोटा। अब इसका मतलब आयोटा को हमने क्या कहा? माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ये हमने आयोटा को कहा। अब आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1। आयोटा क्यू क्या होगा? आयोटा स्क्वायर
इंटू आयोटा लिख सकते हैं ना इसको, आयोटा क्यूब को अपन आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, -1 इंटू आयोटा, मतलब माइनस आयोटा। आयोटा क्यू की वैल्यू क्या हो गई, माइनस आयोटा। ऐसे ही आयोटा 4 की हम बात करें तो इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, -1 इंटू -1। इसका मतलब क्या हो गया, ये +1 आ गया, -1 इंटू -1, ये सब क्या हो गया, +1 हो गया। अब मैं कहूं आयोटा 5, तो ये क्या होगा भैया, आयोटा 4 इंटू आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1 इंटू आयोटा। अब यहां देखिए आयोटा 4 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या निकलता है कि आयोटा की पावर 4n है, वो हमेशा आपको क्या देगा, 1 देगा। यहां n बिलोंग्स टू क्या होगा, z। ये क्या कह दिया, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं अगर n इजिकल टू -1 लेता हूं तो आयोटा की पावर -4, इसको लिख दूंगा 1 आयोटा की पावर 4, और ये हो जाएगा 1/1, दैट इज 1। बताइए, है ना। n इजिकल टू -2 रखा मैंने, तो आयोटा की पावर -8, इसको लिख दूंगा 1 आयोटा की पावर 8, इसका मतलब आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, मतलब 1/1 मींस 1। यानी कि आयोटा की पावर 4n है, वो हमेशा आपको क्या देगा, 1 देगा। और इसके अलावा जो पावर आगे बढ़ती जाएंगी तो उस हिसाब से अपन आयोटा को डिसाइड कर लेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी। आयोटा की पावर अगर n है तो n को अपन सबसे पहले किस में ब्रेक करेंगे, n को किस में ब्रेक करेंगे, 4 की गुणांकों में, है ना, और उसको अलग करके अपन 1 बना लेंगे, और बाकी जो बचेगा उससे वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। बात समझ में आई। तो कई सारे हम एग्जाम्पल इस पे करते हैं, कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं उस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो वो देखिए आप, एक क्वेश्चन आया था वो मैं आपको लिखा देता हूं। एग्जाम्पल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने दे दिए 2 स्टार, ठीक है ना, ये डबल स्टार सवाल है हमारा। तो सवाल क्या है वो देखिए आप, n यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से गलत या असत्य होगा जो आप लिखना चाहें। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, आयोटा की पावर 4n इजिकल टू 1। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको, आयोटा की पावर 4n माइनस 1 अपॉन आयोटा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 इजिकल टू आयोटा, और 4 ऑप्शन दे रखा है आपको, आयोटा की पावर -4n इजिकल टू 1। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो हमें चेक करना है। ये एग्जाम, ये जो प्रॉब्लम है वो एक इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछी गई थी, है ना, तो इसलिए थोड़ी सी मैं इसको रख रहा हूँ। शुरुआत का सवाल है वो देख लेते हैं अपन, आसान सवाल है। ये हमने बता दिया था कि आयोटा की पावर 4n हमेशा कैसा होता है, 1 होता है। एक बार ये आप भूल गए, समझ में नहीं आया, तो n की वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ये वाला चीज। तो जैसे हमने बताया कि n पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डजंट मैटर, आयोटा की पावर 4n, n बिलोंग्स टू, यहां तो इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। मैंने अभी 1 मिनट पहले ही आपको ये बताया था, या देखिए n बिलोंग्स टू z, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो,
आयोटा की पावर 4n और n बिलोंग्स टू z, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी, इसमें ये नेगेटिव इंटीजर टाइप में दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या लिख देंगे, आयोटा की पावर 4n लिख देंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब ये दोनों तो सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ दो चेक कर लिए हमने, ये इजी थे। अब हम इसको देखते हैं, ये भी आसान है। आयोटा की पावर 4n प्लस 1, इसको हम लिख देंगे आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा। अब हमें पता है कि आयोटा की पावर 4n क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है। तो अल्टीमेटली क्या बचा, ये बचा, आयोटा की पावर 4n-1 की वैल्यू आयोटा नहीं होगी, ठीक है ना। तो आंसर टिक तो हमने यहां से कर दिया, लेकिन इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो आसान है। आयोटा की पावर 4n-1, इसको मैं लिखूंगा आयोटा की पावर 4n और आयोटा की पावर -1, ठीक है। और ये क्या होता है, 1, तो आयोटा की पावर -1 और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा, यही तो लिखेंगे 1 अपॉन आयोटा। अब 1 अपॉन आयोटा है तो माइनस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आयोटा, तो ये मिलेगा माइनस आयोटा। अब आप कहोगे कॉन्जुगेट क्या है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस माइनस हो गए प्लस, तो माइनस आयोटा बचा आपको, ठीक है ना। और यहां आंसर क्या दे रखा है, प्लस का आयोटा, आना क्या चाहिए, माइनस का आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बी सेकेंड ऑप्शन है ये इसमें सही हो जाएगा। मतलब ये जो सही ऑप्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं, आगे एक एग्जांपल और देखते हैं। वन प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस 1 माइनस आयोटा की, सॉरी इंटू, इसको मैं सही कर देता हूं, इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर 5 का मान होगा। ये एग्जाम्पल 2, ठीक है ना। 1 प्लस आयोटा की पावर 5 इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर 5 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहला ऑप्शन दे रखा है -8, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको +8, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 32 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको 8 आयोटा, ठीक है ना। ये वैल्यूज आपको दे रखे हैं। अब मैं यहां से वैल्यू निकालनी, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो वो हम देखते हैं इस चीज को कैसे करते हैं। इसको सॉल्यूशन, 1 प्लस आयोटा की पावर 5 इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर 5, इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर 5। बात समझ में आ गई ना, ये कैसे किया है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आयोटा, सॉरी 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 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 5, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, मतलब 2 की पावर 5 मतलब 32। कितना आसान सवाल था बताइए, है ना। ये है, तो ये वो सवाल हैं जो चुटकियों में सवाल सॉल्व होते हैं। मतलब 20 से 25 सेकंड का समय हमें इनको करने में लगाना चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं लेती है सवाल, और ना ही हमें इनको इतना समय देना है। तो हालांकि ये चीजें कब आएंगी, जब बहुत सारी आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब हम आगे बात करते हैं इसमें।
एक चीज और है इसी में, एक बार हम देखें कि बन जो है या आप ये देखो, आप मैं आपको ये चीज याद दिलाता हूं, हालांकि ये सब आपने कर रखी है, आप ये कहोगे पुरानी चीजें हैं सब, आप इनको छोड़िए। आप आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इट मीन्स आयोटा इंटू आयोटा -1, इसका मतलब -1 का स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर रूट, सॉरी, ये -1 इक्वल टू -1। देखिए आप, अब स्क्वायर रूट हम क्या पढ़ते हैं, √a/√b इक्वल टू ab, तो -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर रूट -1। क्या ये सही है? नहीं है, आपको पता है। तो वही पुरानी चीजें हैं, एक बार अपन इसको रिपीट कर रहे हैं बस सामान्य ज्ञान के लिए, कि ये स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू ab, ये तभी पॉसिबल है जब a और b में से एटलीस्ट एक, कम से कम एक धनात्मक हो। दोनों के दोनों अगर ऋणात्मक हैं, नेगेटिव हैं, तो ये चीज कंसीडर नहीं होगी, इसीलिए ये चीज संभव नहीं है। ये आपको पता है, फिर भी मैंने एक बार रिपीट कर दिया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि सेपरेशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, उसमें हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे वो हमने आपको बता दिया कि x प्लस आयोटा बाई में x क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और बाई क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस तरीके से दे रखा है ना, यहां पर स्पष्टतः क्लियरली आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इसमें रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है ना। और आपसे क्या पूछा है सवाल में, कि इस सवाल में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करिए, है ना, या फिर उसको x प्लस आयोटा बाई फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना। तो आपको ध्यान यही रखना है, अगर वो पूछ रहा है कि रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो उसको हमेशा x प्लस आयोटा बाई फॉर्म में ही लिखना है सबसे पहले। और जब जो भी आपको प्रॉब्लम दे रखी है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग फॉर्म में दे रखा है, और वो हमने किस फॉर्म में लिख दिया, a प्लस आयोटा बाई b फॉर्म में लिख दिया, तो हम यहाँ से इजीली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा एक सवाल पूछा गया था आपके आरपीएससी सेकेंड ग्रेड परीक्षा में, जो सवाल आया था वो सवाल मैं लिख रहा हूं, है ना, उसके बाद हम बात करते हैं। एग्जाम्पल 3, क्या प्रॉब्लम आई थी वो देखिए आप। 1 - 2 आयोटा प्लस 3/1 प्लस आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा 2 - 4 आयोटा, ये आपको प्रॉब्लम दे रखी थी। ये प्रॉब्लम आई थी समिश्र संख्या को किस में लिखना था, हमें a प्लस आयोटा b में लिखना था, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन पूछा था इन्होंने, वो सॉल्यूशन क्या थे वो मैं आपको बता दूंगा अभी आपको। तो ये जो सवाल करना है हमें, वो सवाल कैसे करना है, उसके लिए क्या है कि एक कॉन्सेप्ट देखो, एक तो हम सीधे सीधे एलसीएम लें, को सॉल्व करें, फिर बाद में फिर कुछ और करें, तो वो चीज सॉल्व तो हो जाएगा सवाल, लेकिन वो सवाल कैसा हो जाएगा, एक लंबा हो जाएगा और अनावश्यक कैलकुलेशन से हमें गुजरना पड़ेगा, जबकि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं और हमें तो अनावश्यक फालतू की जो कैलकुलेशन है उससे हमें बचना होता है,
ठीक है ना। तो एक स्मार्ट तरीके से अपन इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले इस सवाल को सॉल्व करूं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, इससे पहले आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं। जैसे 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा बाई है और मुझे इसको एक्स प्लस इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मुझे इसके सेपरेट करने हैं। तो ये जो एक्स प्लस आयोटा बाई है इसके कॉन्जुगेट का संयुग्मी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये कर देते हैं। तो ये क्या मिलेगा, एक्स माइनस आयोटा बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये मिलेगा मुझे। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस आयोटा बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो ये हमने सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कर दिया इसको। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम दे रखी है इसमें जो ईच क्वांटिटी दे रखी है नीचे, इन सब के हमें क्या करने हैं, इनके कॉन्जुगेट का इसमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसका क्या मिल जाएगा, हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कल के लिए, कल इस सवाल को हम करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसके बारे में बता देता हूं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा वो, है ना। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टी हैं वो देख लीजिए अब आप। ये सवाल हम कल करेंगे, है ना, कोई बड़ा सवाल नहीं है, वो आप कर लोगे इसको, मुझे पता है। कि एक तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ वो देखेंगे, है ना। तो गणितीय संक्रिया, वो देखिएगा। एक Z1 प्लस Z2, अगर हमें इनका योग करना है तो x1 प्लस आयोटा बाई 1, ये सब आप जानते हैं, x2 प्लस आयोटा बाई 2, इसको हमें करना है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस बाई 2। ठीक है ना। अगर Z1 माइनस हमें Z2 करना है, घटाना है, तो सिमिलरली सेम ऐसे ही x1 माइनस x2 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस बाई 2, घटा देंगे इनको। ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई करना है x1 प्लस आयोटा बाई 1 और x2 प्लस आयोटा बाई 2, उसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके देखिए आप, x1 x2 प्लस आयोटा x1 बाई 2 प्लस आयोटा बाई 1 x2। अब यहां देखिए आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा से करेंगे तो माइनस बाई 1 बाई 2। तो इसको रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, x1 x2 माइनस बाई 1 बाई 2, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ रखें, x1 बाई 2 और x2 बाई 1, हमेशा यही है। ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। फोर्थ, अगर हमें इनको डिवाइड करना है Z1 अपॉन Z2, तो x1 प्लस आयोटा बाई 1 और x2 प्लस आयोटा बाई 2। तो अभी आपको मैंने बताया था हम इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 माइनस बाई 2 x2 माइनस आयोटा बाई 2। और कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो देखिए, Z1 अपॉन Z2 x1 प्लस आयोटा बाई 1 और x2 प्लस आयोटा बाई 2। इसका मतलब x2 माइनस आयोटा बाई 2 x2 माइनस आयोटा बाई 2, तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस आयोटा x1 बाई 2 प्लस आयोटा बाई 1 x2
अब ए आयोटा और ये भी आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहां पर बाई 1 बाई 2, यहां पर एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस और आयोटा का माइनस प्लस कर देगा इसको। हम इसको लिखेंगे x1 x2 प्लस बाई 1 बाई 2। अब यहां पर मैंने माइनस उठा लिया बाहर, आयोटा x1 बाई 2 माइनस बाई 1 x2, ठीक है ना, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस बाई 2 स्क्वायर, ये मिलेगा आपको x1 x2 प्लस बाई 1 बाई 2 अपॉन x2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस आयोटा x1 बाई 2 बाई 1 x2 अपॉन x2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। ये आपको a प्लस आयोटा बी या a माइनस आयोटा बी की फॉर्म में मिल गया। अगर प्लस में चाहते हो तो इसको इधर ले आएंगे, वो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है ना। अब हम कल बात करेंगे सम्मिश्र संख्याओं के तत्समक के बारे में, जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी उसके बारे में, एडिटिव इनवर्स होगा उसके बारे में, मल्टीप्लिकेटिव या प्रोडक्टिव आइडेंटिटी होगी उसके बारे में, और प्रोडक्टिव या मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होगा उसके बारे में। ये चार चीज बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और पूछ लीजिएगा आपसे कि इसका योज्य तत्समक क्या है, पूछ लेगा आपसे कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, या फिर गुणन तत्समक क्या है, गुणन प्रतिलोम क्या है, तो उस पर हम कल बात करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, और फिर देखिए गणित आपको कितनी अच्छी लगती है, मैथ्स मतलब मजा है अपने आप में। और कल बात करते हैं। मेरा सहयोग करिए, मुझे मोटिवेट करिए, और अपने लाइक, आपकी कमेंट, और कोशिश करिए आपकी दोस्त जहाँ कुछ भी हो, जहाँ कहीं भी हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आगे बढ़ाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।